उस सड़क के बारे में कोई तफसील नहीं मालूम थी, लेकिन बचता बचाता उस पर आगे बढ़ता रहा। आबादी अभी मीलों दूर फैली हुई थी। हो सकता है कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आराम करने का मौका मिल सके। फिर नवाही इलाके में पहुंच गया और इसके बाद सुनसान मैदान नजर आने लगे। इस वक्त जिस्मानी थकन पर गौर करना बेसूद था। बस ये ख्वाहिश दिल में थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां कुछ वक्त आराम कर सकूं। इसके बाद ये सोच सकूं कि आगे क्या करना है। अब इस बारे में सोचना बिल्कुल बेमकसद था। सुबह की मध्यम मध्यम रोशनी फूटने लगी। तब मुझे किसी गाड़ी की मशीन की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गया था। मैंने सोचा कि कहीं पुलिस की कोई गाड़ी ना रही हो। पलट कर देखा, वो एक डे व्हीकल ट्रक था जिसमें सब्जियां लदी हुई थी। मैं रुक गया। मेरे रुकने का अंदाज ऐसा था कि ट्रक ड्राइवर भी मेरे करीब आकर ही रुक गया। कोई भला आदमी मालूम होता था। एक और आदमी उसके साथ बैठा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने मुझे देखते हुए कहा, क्या बात है, इस सुनसान सड़क पर कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुझे आगे कहीं छोड़ दीजिए। बस मुसाफिर हूँ, किराया नहीं था मेरे पास, ऐसे ही चल पड़ा था। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले बुलंदशहर और इसके बाद आगरा। सुबह को थोड़ी सी सब्जी बुलंदशहर पर उतारनी है, इसके बाद आगरा जाना है, फिर वहाँ से जोधपुर। तू कहाँ जाएगा? जाना तो मुझे जोधपुर ही था जी, बस क्या बताऊँ, अब इस वक्त कुछ ना बता, बाद में पूछ लेंगे तुझसे जो कुछ भी पूछना होगा। जा पीछे चढ़ जा और आराम से बैठ जा। लेटना चाहे तो लेट जाना, मगर ऐसे के सब्जियों को नुकसान ना पहुँचे। मेरे लिए भला इससे ज्यादा खुशगवार बात और क्या हो सकती थी। चुनाचे फुर्ती से ट्रक के पिछले हिस्से से ऊपर चढ़ गया और खुशनुमा और तरोताजा सब्जियों के दरमियान लेट गया। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा। सुबह की हवा के खुशगवार झोंके आंखों के रास्ते दिमाग तक पहुंच रहे थे और पलकें जुड़ी जा रही थी। फिर यह भी ना पता चला कि सूरज किस वक्त नमूदार हुआ और माहौल कैसे बदल गया। तेज धूप की किरणों ने भी ना जगाया, लेकिन फिर ट्रक रुक गया और ड्राइवर के साथ बैठे हुए नौजवान आदमी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। माफ करना ताऊ, अब उतरना पड़ेगा, सब्जी उतारनी है। मुझे तमाम सूरत हाल याद आ गई। मैंने जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया और ट्रक से नीचे कूद आया। वो जवान आदमी जो बड़े बड़े बदन का मालिक था और जिसकी मूछें नोकीली थी और जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखता हुआ बोला, अरे परेशान काहे को होते हो ताऊ, कोई बेड़िया तो नहीं घुसाया? बस जरा सब्जी उतारनी है यहाँ से और इसके बाद आराम ही आराम, परेशान मत हो। क्या नाम है तुम्हारा? और मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, शरून। वाह शरून कुमार महाराज, क्या ख्याल है, जरा हाथ लगाओगे सब्जी उतारने में? दादा की तबीयत कुछ खराब हो गई है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। जहन अभी नींद के बंवर में खोया हुआ था, लेकिन चंद झटके दिमाग को देकर अपने आप को संभाला। वो शख्स ऊपर चढ़ गया। मैंने भी उसके साथ सब्जी उतारनी शुरू कर दी। नीचे ठीले वाले खड़े हुए थे और उतारी हुई सब्जी को वो लोग ठीलों पर रख रहे थे। बहरहाल दिल्ली से यहाँ तक का सफर किया था उनके साथ, कुछ न कुछ तो अदायगी करनी ही थी। चुनाचे मैं उसके साथ मसरूफ हो गया। काफी सब्जी उतारनी पड़ी थी। तब कहीं जाकर फरागत हुई थी। कुछ फासले पर एक चाय खाना था। उमर सीधा ट्रक ड्राइवर चाय खाने में एक चारपाई पर बैठा हुआ था। बाद में पता चला कि ये जगह बुलंदशहर के नाम से पहचानी जाती है। गर्ज ये कि यहाँ ये काम मुकम्मल हो गया। चाहता तो यहीं रुक सकता था, लेकिन उस आदमी ने मुझे चाय की पेशकश कर दी। भूख बुरी तरह लग रही थी, न जाने कब से चाय नहीं पी थी। चाय का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। हम भी एक चारपाई पर ही बैठ गए थे और कुछ देर के बाद गिलास में भरकर चाय मुझे दे दी गई। इसके साथ ही प्लेटों में बिस्किट भी आ गए थे। क्या बता सकता हूँ इस बारे में कि ये बिस्किट और चाय कितनी बड़ी नेमत महसूस हुई थी। बूढ़ा आदमी वाकई कुछ बीमार हो गया था। मूछों वाले नौजवान ने मुझे अपना नाम बांके नाथ बताया था। बड़ा बेतकल्लुफ सा हंसमुख सा आदमी था। चाय और बिस्किट वगैरह से अच्छी तरह नाश्ता करने के बाद हाके नाथ बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। मैं भी उसके साथ था। बूढ़े आदमी ने कहा, बांके मैं तो आगे ट्रक नहीं चला सकूंगा, तू ऐसा कर ट्रक लेकर चला जा। सब्जी तो वक्त पर पहुंचानी है वरना खराब हो जाएगी। ठीक है दादा, चला जाता हूँ। आगरे में रुक जाना, बाद में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आगरे पहुंच जाऊंगा। अभी बता देना कि दादा बीमार हो गया है। ठीक है दादा, परवाह मत करो, बांके नाथ ने कहा और फिर चौंक कर मुझसे बोला, ताऊ तेरा क्या ख्याल है? क्या चल रहा है अपने साथ आगे तक? साथ रहेगा? मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। जिन हालात से साबका पड़ रहा था उनमें बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। अच्छा है दिल्ली से कुछ दूर निकल जाऊं, हो सकता है कुछ बचत हो जाए। चुनाचे मैं तैयार हो गया। मैंने कहा, ठीक है बांके नाथ, मगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बिल्कुल कलाश हूँ। अरे तो बांके तुझसे कौन सी रकम मांग रहा है? ए वाह ताऊ वाह। अच्छा तो फिर दादा हम चलते हैं। हाँ बेटा निकल जाओ, सब्जी हरी हरी पहुंच जाए तो अच्छा है। मैं उसके साथ ही ट्रक के सामने वाले हिस्से में बैठ गया।
बांके ने ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया था। कुछ देर तक खामोश रहा और जब ट्रक आबादी से निकल गया तो हंसता हुआ बोला, दादा 10-5 साल में कभी बीमार होता है, वरना बड़ा जानदार आदमी है। 2-4 बार ही मौका मिला है हमें अकेले सफर करने का। तुम दादा के साथ ही काम करते हो? अरे हमारा ताऊ है बाप का बड़ा भाई, इसके साथ ना रहेंगे तो और किसके साथ रहेंगे? फिर उसे दादा क्यों कहते हो? अब ये हमें नहीं मालूम, बस होश संभालने के बाद से इसे दादा कहना शुरू किया है तो आज तक कह रहे हैं। अब इन चक्रों में कौन पड़े कि क्यों इसे दादा कहते हैं। वैसे तेरा जुग्राफिया नहीं मालूम हो सका ताऊ? मेरा कोई जुग्राफिया ही नहीं है, बस समझ लो दुनिया में अकेला हूँ, ना कोई आगे ना पीछे, मारा मारा फिरता हूँ। कहीं कुछ धंधा कर लिया, 10-20 रुपए कमा लिए, उड़ा लिए और फिर मस्त मौला हो गए। वाह यार वाह, क्या बढ़िया जिंदगी है। सच बात यह है कि आजादी बड़ी नेमत है। हमें देखो 10 भाइयों के बीच में पले, 6 बड़े 3 छोटे, बीच के हैं बीच के। उसने इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। देहाती सा आदमी था मगर बड़ा रंगीन मिजाज, न जाने क्या क्या किस्से सुनाता रहा। बुलंदशहर से अलीगढ़ पहुंचे, उसके लगे बंधे ठिकाने थे। अलीगढ़ में भी सब्जी उतारी और फिर दोपहर का खाना खाया। इसके बाद आगरे के लिए चल पड़े। वो अलीगढ़ से निकलने के बाद मुस्कुराता हुआ बोला, ताऊ कुछ शौक भी है? कैसा शौक बांके नाथ? अरे जवानी के 2-4 ही तो शौक होते हैं। संतरा पियो और गोपियों के बीच पहुंच जाओ। वैसे अपनी एक गोपी है, दिखाएंगे तुझे अगर आगरे में रुका हमारे साथ। गोपी तो और क्या, बांके नाथ की गोपी किरण कौर नाम है, सिकनी है, पर याद रखना और बताना हमें। मुझे दिल ही दिल में हंसी आ गई। हर शख्स अपने तौर पर जीता है और अपने लिए जीने का कोई ना कोई सामान कर लेता है। बहरहाल ये तो अभी फैसला करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। मेरा ख्याल है कि आगरे पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत करार मिल जाना चाहिए, लेकिन आगरे तो पहुंचूं। बांके नाथ कुछ देर के लिए खामोश हो गया, शायद किरण कौर के ख्याल में डूब गया था। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, टाइम काफी है अपने पास, अब यहाँ से चलेंगे तो थोड़ी देर के लिए कथी रुकेंगे। कथी एक गांव है, किरण कौर वहीं रहती है। तुझे कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं बांके नाथ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने जवाब दिया। ट्रक सफर करता रहा। मेरी निगाहें दौड़ते हुए मैदानों, छोटी छोटी बस्तियों और कहीं कहीं सब्जाजारों पर जमी रहीं। फिर ट्रक की रफ्तार कुछ सुस्त हुई। थोड़े फासले पर एक बस्ती नजर आ रही थी। चक्की चलने की आवाज उभर रही थी। ट्रक सड़क से नीचे उतर आया और कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर वो एक जगह जाकर रुक गया। लोग चल फिर रहे थे, झोंपड़े बने हुए थे, छप्पर पड़े हुए थे, बाजार लगा हुआ था, बस इक्का दुक्का दुकानें थी, बच्चे खेल रहे थे। जिस जगह ट्रक रुका था वहां से कुछ फासले पर बोसे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। बांके नाथ ने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मैं भी दूसरी तरफ से नीचे उतर आया था। बांके नाथ एक अंगड़ाई लेकर बोला, दरवाजा बंद कर दे, आज चलें। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। 2 कदम आगे बढ़ा तो मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने कहा, ट्रक में सब्जी भी भरी हुई है और दरवाजा भी खुला हुआ है, मेरा मतलब है तुमने इसे लॉक नहीं किया। बांके नाथ हंस पड़ा, फिर बोला, ये गरीब देहाती लोग हैं मगर नियत के बुरे नहीं हैं, इनकी चिंता ना कर। हम लोग आगे बढ़कर एक पगडंडी पर हो लिए। ये पगडंडी कटे हुए खेतों के दरमियान गुजर रही थी। जगह जगह सूखी लकड़ियों के अंबार नजर आ रहे थे। काफी फासले पर पहुंचने के बाद एक झोंपड़ा नजर आया और बांके नाथ उसके सामने पहुंच गया। चौड़ा सा छप्पर पड़ा हुआ था। बाहर 2 बकरियां बंधी हुई थी। एक छोटा सा बच्चा बकरी के थनों से लिपटा माँ की आगोश से गजा हासिल कर रहा था। बांके नाथ ने आवाज लगाई, रतन कौर, माई रतन कौर। फौरन ही दरवाजा खुला और एक मोटी बद्दी सी औरत पीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई बाहर निकल आई। अरे बांके, तू आया है रे? हाँ रतन कौर, बस तेरी याद आई, चले आए। ठहर, चारपाई बिछाती हूँ, रतन कौर ने कहा और छप्पर के नीचे खड़ी हुई चारपाई बिछा दी। बैठ जा परे। बांके नाथ ने मेरी तरफ इशारा किया और फिर हंसता हुआ रतन कौर की तरफ देखने लगा। लस्सी पिलाऊं तुझे? ये भी कोई पूछने की बात है? बांके नाथ बोला और रतन कौर अंदर चली गई। कोई छोटा मोटा कमरा नहीं मालूम होता था ये। छप्पर के दूसरी तरफ भी शायद कोई सहन वगैरह था। मैं बेवकूफों की तरह बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। बांके नाथ ने सरगोशी के अंदाज में कहा, वो शायद मौजूद नहीं है, वरना दूर से अपनी खुशबू सूंघ कर दौड़ी चली आती है। कौन? अबे किरण कौर की बात कर रहा हूँ ताऊ, तू बड़ा बोला लगता है। मैं जीपी हुई हंसी हंसकर खामोश हो गया। फिर अंदर से एक नौजवान लड़की बाहर निकली। इसमें कोई शक नहीं था कि जवानी अपने उरूज पर थी। शक्लो सूरत तो खैर मामूली सी ही थी, लेकिन इसकी कसर पूरी हो गई थी। मुस्कुराती हुई काली काली आंखों से बांके नाथ को देखा। छाछ के 2 गिलास साथ लाई थी। दोनों हमारे सामने पेश कर दिए गए। बांके नाथ ने गिलास लेते हुए कहा, कैसी है किरण कौर? तेरी बला से। अरे अरे क्यों? इतने इतने दिनों में आता है। कमाई कौन करेगा? तेरा बाप। अब जब भी आता हूँ पैसे लेकर आता हूँ ना। वो तेरी अम्मा बगैर पैसों के पीछे छोड़ देती है क्या?
किरण कौर ने एक नजर मुझ पर डाली, फिर आहिस्ता से बोली, ये कौन है? ताऊ है अपना। बांकेनाथ मस्ताना अंदाज में बोला और वो हंस पड़ी। लगे है कि सारे के सारे तेरे ताऊ ही हैं। और तू क्या कह रहा था कि पैसे लेकर आता है तभी मेरी अम्मा तुझसे मिलने देती है? तो क्या झूठ कह रहा हूँ? मान क्यों नहीं लेता मेरी? फिर आ गई उसी बकवास पर। देखो ना ताऊ, मैं कहती हूँ मुझसे ब्याह कर ले। मैं तो प्रेम ही से करती हूँ, पर बड़ा बेहया है ये। आ जाता है, प्रेम की बातें करता है, और ब्याह की बात करती हूँ तो इधर उधर की बातें करने लगता है। अपनी इज्जत दूसरों को देकर कोई अच्छा लगता है क्या? इज्जत? बांकेनाथ हंस पड़ा। तो और क्या, तू एक दफा हाथ पकड़ कर तो देख, किसी और की तरफ रुख भी कर जाऊं तो किरण कौर नाम नहीं है। तो ले, पकड़ लिया तेरा हाथ हमने, बांकेनाथ ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। किरण कौर ने एक झटके के साथ हाथ छुड़ा लिया। ऐसे तो तू सैकड़ों दफा हाथ पकड़ चुका है मेरा, पर मर्दों की तरह हाथ पकड़। ये हाथ पकड़ कर छोड़ देना तो तेरी आदत है। अच्छा, अब बक बक किए जाएगी? सुन, ताऊ के लिए क्या इंतजाम करेगी? ये भी तो और क्या, ये क्या यहाँ जक मारने आया है? इतनी देर में रतन कौर वापस आ गई। लस्सी पी ली? पी रहा हूँ माई रतन कौर। कहो कैसी हो? तू सुना, कई दिन के बाद चक्कर लगा। अभी यही बता रहा था किरण कौर को। हाँ, वो जरा इधर आ। बांकेनाथ अपना लस्सी का गिलास खाली करके अपनी जगह से उठ गया। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए इज़्तिराब पैदा हो गया था, लेकिन फिर मैं पुरसुकून हो गया। रतन कौर और बांकेनाथ बातें कर रहे थे। फिर बांकेनाथ ने अपनी धोती की अंटी से कुछ नोट निकाले और रतन कौर की मुट्ठी में थमा दिए। रतन को रुख बदल कर शायद नोट गिनने लगी। इसके बाद उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में छुपा लिया और मुस्कुराती हुई बांकेनाथ के साथ वापस आ गई। इस दौरान किरण कौर बांकेनाथ के पास चारपाई पर बैठ गई। उसने रतन कौर से कहा, आओ बैठो। नहीं, मैं जरा जा रही हूँ, तू घर का ख्याल रखना, रतन कौर बोली। और फिर मेरी तरफ रुख करके बोली, आओ बाऊजी, तुम मेरे साथ आओ। मैं बादले न खास्ता उठ गया था। फिर मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे लिए हुए खेतों के बीचों बीच पहुंच गई, जहाँ एक झोंपड़ी बनी हुई थी। दरवाजा खोला और झोंपड़ी में दाखिल हो गई। मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। कहीं मेरे साथ कमबख्त बांकेनाथ ने कोई संगीन मजाक तो नहीं किया? ये बूढ़ी औरत मेरे साथ इस झोंपड़े में क्यों आई है? मैंने बौखलाई हुई निगाहों से उसे देखा। झोंपड़े में एक बिस्तर पड़ा हुआ था, एक तरफ पानी की सराही और गिलास रखा हुआ था। ये इस झोंपड़े की पूरी कायनात थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बैठ जा, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, अभी आती हूँ। मैं इत्मीनान की एक गहरी सांस लेता रहा था। फिर कोई 15-20 मिनट के बाद वो सांवले रंग की एक नौखेज लड़की के साथ अंदर दाखिल हो गई और एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लड़की 15-16 साल से ज्यादा उम्र की नहीं थी। बदन भी मामूली ही सा था। मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थी, जिनमें रंगीन टुकड़ों के पेवन लगाए गए थे। वैसे साफ सुथरी नजर आ रही थी। आंखों और चेहरे पर मासूमियत के सिवा कुछ नहीं था। रतन कौर ने कहा, ये बाबूजी हैं, इन्हें खुश कर देना, समझी? पैसे तेरे बाबा को मिल जाएंगे, मैंने इससे बात कर ली है। लड़की ने मासूमियत से गर्दन हिला दी और रतन कौर बोली, फिक्र की कोई बात नहीं है बाबू, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, ये जगह अपनी है, दरवाजा बंद कर लो। वो बाहर निकल गई तो लड़की ने खुद ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन झोंपड़ी में ऐसी कई जगह थी जिनके रखनों से रोशनी छिन कर अंदर आ रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, जय राम जी की बाबूजी। मैंने उसे देखते हुए गर्दन हिला दी। वो मेरी जानी बढ़ी और फिर रुक गई। चोर निगाहों से मुझे देखा और आहिस्ता से बोली, बस अभी आई। और इसके बाद इधर उधर देखकर वो एक जगह जा बैठी। अपने लिबास में हाथ डालकर उसने कुछ निकाला और झोंपड़ी में पड़े हुए घास के गट्ठे के नीचे छुपा दिया। मैं बगौर उसकी ये हरकतें देख रहा था और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी। ये नौखेजियत, ये मासूमियत और इसकी शख्सियत। वापस आकर मेरे पास बैठ गई, गर्दन झुकी हुई थी। मैंने कहा, क्या नाम है तेरा? सनीता, उसने जवाब दिया। रतन कौर की कौन है? कोई नहीं, बस वो मेरी मासी है, उसने जवाब दिया। तुझे मालूम है कि वो तुझे यहाँ क्यों लाई है? उसने झिझकती हुई आंखों से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ मालूम है। क्यों लाई है वो तुझे? जवाब में उसके चेहरे पर एक शर्मिगी मुस्कुराहट फैल गई। उसने गर्दन झुकाई थी। मेरे होशो हवास जवाब दिए जा रहे थे। उसके किसी भी अंदाज से ये जाहिर नहीं होता था कि वो ज़हनी तौर पर बालिग है। हर अदा में मासूमियत थी। मैंने उसे कहा, सनीता एक बात पूछूं तुझसे? जी बाबूजी, मुझसे पहले और भी लोग तेरे पास आ चुके हैं, मेरा मतलब है रतन कौर के जरिए या किसी और तरह? हाँ बाबूजी, आ चुके हैं। कब और कैसे और कितने? मैंने पूछा और वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी। फिर खिलखिला कर हंस पड़ी और बोली, 5 आ चुके हैं, 5। एक हाथ में 5 ही उंगलियां होती है ना? अब तुम छठे हो, दूसरे हाथ पर आ गए। उसने दूसरे हाथ की एक उंगली पकड़कर कहा और फिर हंस पड़ी। मैं उसे दुख भरी आंखों से देख रहा था। तेरे और बहन भाई हैं? नहीं बाबूजी, अकेली हूँ।
और कौन है तेरा? पिताजी हैं। वो क्या करते हैं? कंतरी पीते हैं और घर में पड़े खांसते रहते हैं। अब रतन कौर उन्हें पैसे दे गई और वो पैसे लेकर कलाल के यहाँ चले जाएंगे और वहाँ इस लम्हे तक पड़े रहेंगे जब तक कलाल उन्हें कंतरी देता रहेगा। फिर जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो रोते पीटते घर आ जाएंगे, मुझे मारेंगे, रतन कौर के हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि मेरे लिए कोई नया बाबू लेकर आए। कभी कभी रतन कौर उन्हें उधार भी दे देती है। अब 20 रुपए उधार हैं पूरे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे दिए हुए पैसों में से आधे पैसे काट लेगी, आधे उधार रहने देगी। तुझे क्या मिलता है? रोटी। ये कपड़े तो मुझे किरण कौर ने दिए हैं, मगर वो भी बड़ी कंजूस है, ऐसे फटे पुराने कपड़े देती है। अब देखो ना बाबूजी, मैंने इसमें कई रंगीन कपड़े सिए हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। उसने अपने कपड़ों की जानिब इशारा करके कहा और मेरे दिल से खून टपक पड़ा। सारी कहानी जहन में आ गई थी और दिल को एक अजीब सी दुखन का एहसास हो रहा था। अचानक ही मुझे कुछ याद आया और मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कहा बाबूजी? मैं उसका हाथ अपने लिबास की जानिब बढ़ा तो मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। नहीं सुनीता, वो तूने क्या छुपाया है? मैंने घास के गट्टर की जानिब इशारा करके कहा। वो बस बाबूजी, वो बस। उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैंने कहा और गटर की जानिब बढ़ गया। वो अपनी जगह खामोश खड़ी हुई थी। मैंने गटर के नीचे हाथ डाला तो देखा कि कपड़े की बनी हुई एक गुड़िया है। काले धागे से उसके सर के बाल गाड़े गए थे, आंखें, नाक और मुंह बनाया गया था, हाथ पांव भी टांग दिए गए थे। एक लहंगा पहने हुए थी और एक और चुनरी, सर ढका हुआ था। कानों में प्लास्टिक के 2 मोती भी पड़े हुए थे। मैंने उसे देखा तो अकब से फिर खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। इसका नाम प्रेमा है बाबूजी। मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़े बरस रहे थे। दर हकीकत ये मासूम बच्ची गुड़ियों से खेलने की उम्र रखती है, लेकिन वक्त ने इसे भयानक हादसे से दो चार किया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे करीब आ गई थी। मेरी दोस्त है ये, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। तुम्हें भगवान की सौगंध, सच बताना कैसी बनी है? मैंने उसे देखा और लरजती हुई आवाज में बोला, बहुत अच्छी बनी है।